तो मोदी जी की सरकार में किसानों की दोगुनी आय कर देंगे, आज तक नहीं हो पाई। कितने ऐलानों पर हुआ अमल? ये जो विगत वर्षों में बजट भारतीय जनता पार्टी के आए हैं वो हर तरह से विफल रहे हैं, नाकाम रहे हैं। बजट के नजरिए से सरकार को कितने नंबर? देखो 50% दूंगा, 50% जैसे 2.5 स्टार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने, अभी जो करंट गवर्नमेंट है, हमारे लिए ऐसा कुछ कर रहा है। बजट जो हो वो एक आम जनता के लिए हो। मैं किसान परिवार से हूं, तो किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए बजट पास किया। मोदी सरकार के 5 सालों के बजट दावों का विश्लेषण। अब देश की जनता के लिए क्या काम कर सकती है, क्या और झूठ परोस सकती है, वो तभी देश की जनता भी उनकी जीरो उम्मीद है और जीरो अपेक्षाएं। मोदी सरकार का बजट कितना असरदार? इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सरकार के अंतिम और अंतरिम बजट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उम्मीद है कि बजट वोटर को लुभाने वाला होगा, लेकिन मोदी सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि पिछले 5 सालों के बजट में सरकार ने जो वादे किए उनमें से कितने पूरे किए। इंडिया न्यूज ने आम लोगों से लेकर एक्सपर्ट्स तक से इन बारे में बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं मोदी सरकार के 5 सालों के बजट दावों का विश्लेषण। देखिए पिछले बजट के नजरिए से सरकार को कितने नंबर मिले। For connecting breeders and farmers. ये 5 तस्वीरें मोदी सरकार के उन दावों की हैं जो देश की जनता से किए गए और अब 2019 के चुनावी समर में यही दावे सरकार का भविष्य तय करेंगे। क्या मोदी सरकार उस कसौटी पर खरी उतर पाई जिसके लिए जनता ने उसे चुना था? अपने 5 साल के कार्यकाल में सरकार ने कितने दावों को हकीकत में बदला, देश की जनता से किए कितने वादों को निभाया, 5 सालों में सरकार का बजट कितना असरदार रहा? देखिए सरकार के 5 सालों के वित्तीय दावों का विश्लेषण। 5 सालों के बजट में सरकार को मिले कितने नंबर? आप 5 में से सरकार को पिछले बजट के हिसाब से कितने नंबर देंगे? देखो 50% दूंगा, 50% जैसे 2.5 स्टार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने, अभी जो करंट गवर्नमेंट है, हमारे लिए ऐसा कुछ कर रहा है जो हम कुछ कर पाए आगे फ्यूचर में। आपको लगा कि जो पिछले वादे थे वो उसमें से कितने पूरे हुए? मुझे तो नहीं लगता है 20-25% इतना ही हुआ होगा, इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं। में अभी तक सरकार ने 5 सालों में जो वादे किए उनमें से कितने पूरे किए आपको लगता है? देखिए कुछ लगभग पूरे हुए हैं और कुछ पे काम चल रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बजट जो हो वो एक आम जनता के लिए हो। अगर सरकार को नंबर देना चाहें बजट में, पिछले जो बजट आए थे उसमें 5 में से अगर कितने नंबर देंगे? अगर 4 नंबर तो दूंगा। क्यों? क्योंकि काफी अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट जो चल रही है। तो बस मेरा तो इतना कहना है कि मैं किसान परिवार से हूं, तो किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए बजट पास किया जाए। आपको लगता है जो मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। ये अंतरिम बजट है, लेकिन लोगों की उम्मीदें कहीं ज्यादा बड़ी हैं। सवाल यह है कि पिछले 5 सालों के बजट में सरकार ने जो वादे और दावे किए थे उनकी जमीनी हकीकत क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 बजट में सरकार ने जितने ऐलान किए उनमें से 40% अभी तक लागू ही नहीं हो पाए। पिछले 5 बजट में करीब 600 ऐलान हुए, लेकिन महज 350 ऐलान ही हकीकत बन पाए। करीब 250 वादे अब तक जमीन पर नहीं उतर पाए। करीब 175 वादों पर काम तो शुरू हुआ, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। करीब 10 ऐलान अभी बस फाइलों में ही कैद हैं। बजट में अभी तक इस सरकार ने आज तक के बजट्स के जो वादे किए हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया गया है, ऐसा एनालिसिस है मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in का। अब तक के जो बजट्स में कमिटमेंट्स की गई हैं, इन्होंने अटेम्प्ट किया है उनको पूरा करने का। हाँ, अगर आप ये पूछें कि क्या पूरी तरह कामयाब उतरे हैं, क्या पूरी तरह कामयाब रहे हैं उन सारे चीजों को पूरा करने में, तो पूर्ण कामयाबी तो नहीं मिली। ग्लोबल रिसेशन भी रहा है, कुछ कमिटमेंट्स भी ऐसी कर दी गई जो शायद पूरा करना जिनका काम थोड़ा मुश्किल हो, बट ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट की इंटेंट रही है बजट की कमिटमेंट्स को पूरा करने में। ये आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार के बजट और जमीनी हकीकत का फासला उनकी मुसीबत बढ़ा भी सकता है। आपको बता दें, श्रम सुधारों से जुड़े 2 ऐलानों पर कोई अमल नहीं हुआ। 2018-19 में हर कंपनी को यूनिक एंटिटी नंबर देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। देखिए, नोटबंदी एक बहुत अच्छा कदम था,
ये ब्लैक मनी खत्म करना और नोटबंदी के बाद जो फॉलोअप एक्शन हुआ है, यानी एक लिमिट से ऊपर की ट्रांजैक्शंस के ऊपर पैन कार्ड कंपलसरी करना, एक लिमिट से ऊपर की ट्रांजैक्शन जो है कैश में ना अलाउ करना, इससे ब्लैक मनी का काम करने वालों को झटका लगा है और इसका रिजल्ट भी हमारे सामने आया है कि इनकम टैक्स की रिटर्न्स बढ़ी हैं, कंप्लायंस बढ़ा है। लेकिन जहां तक बात करें, हुआ क्या था कि नोटबंदी जहां एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, वहीं इंप्लीमेंटेशन में कमियां रही। सरकार की कमी कहां रही है? उसमें कॉन्सेप्ट अच्छा था लेकिन सरकार उसे इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पाई। 6-6, 8-8 घंटे लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ा। साल 2017 में सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया, लेकिन जीएसटी वसूली के लिए सरकार के लक्ष्य अधूरे हैं, जिसकी वजह से इस साल सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। सरकार को उम्मीद थी कि वो जीएसटी से इस वित्तीय वर्ष में 6,03,900 करोड़ रुपए जुटा लेगी, लेकिन अप्रैल से लेकर दिसंबर 2018 तक सरकार ने केंद्रीय जीएसटी के तौर पर 3,41,146 करोड़ रुपए ही जुटाए। मतलब ये कि सरकार को अगर जीएसटी वसूली का लक्ष्य हासिल करना है, बाकी के 3 महीनों में 2,62,754 करोड़ रुपए वसूलने होंगे। यानी सरकार को जीएसटी से हर महीने 87,585 करोड़ रुपए जमा करने होंगे ताकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से आमदनी के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। देश में किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है। इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश सरकार ने 2015 में शुरू कर दी होती तो 2022 तक किसानों की वार्षिक आमदनी में लगातार 7 वर्षों तक 12% का इजाफा होता और तय लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 2015 में बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आमदनी को 7 साल में दोगुना करने का वादा किया था। इसके बाद पेश हुए सभी केंद्रीय बजटों में इस वादे को दोहराया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो 2022 के लक्ष्य से बंधे इस वादे को पूरा करने के लिए जरूरी रोड मैप बन ही नहीं सका। हमारा किसान भाई खुशहाल नहीं है, 14-14 घंटे मेहनत करता है, उसके बावजूद खेती की बात करें तो प्रॉफिटेबल छोड़िए, बहुत एरियाज में तो वो वायबल ही नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज आने की संभावना है। अब वो संभावित पैकेज क्या हो सकता है? उसके अंदर एक संभावना यह है कि डीबीटी की स्कीम लाई जाए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसान भाइयों के खाते में किया जाए, उनकी लैंड होल्डिंग को देखते हुए, यानी पर एकड़ के हिसाब से एक स्पेसिफिक सम दी जाए। अगर यह संभावित स्कीम आती है तो यह शायद इस तरीके से काम करेगी कि उनके अकाउंट में पर एकड़ एक स्पेसिफिक अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी डायरेक्टली। 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा किया। मोदी सरकार के बारे में आंकड़े बता रहे हैं कि 4 सालों में कुल मिलाकर 2 करोड़ रोजगार पैदा नहीं हो सके। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 4 साल में केवल 36 लाख सालाना की दर से रोजगार पैदा हो पाए। आपको बता दें कि 8% की हिस्सेदारी रखने वाले संगठित क्षेत्र में 2014 से 2016 के बीच 3 लाख से भी कम की औसत से रोजगार पैदा हुए। वित्तीय वर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा 4,93,000 का था, जबकि इसके अगले 2 साल यह आंकड़ा 1,55,000 और 2,31,000 तक सिमट कर रह गया। सरकार को बजट से जुड़े कामकाज में मैं 100 में से 75 नंबर दूंगा, क्योंकि एक तो जितने बजट्स आए हैं अभी तक वेल प्लान्ड फाइनेंशियल एक्सरसाइज रही हैं, बड़ी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज रही हैं। कई चीजें जहां रिक्वायरमेंट थी उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। रूरल डिस्ट्रेस, गांव में जो आज की तारीख में हालात खराब थे, गांव के लोगों में खुशहाली नहीं थी, उन लोगों को खुशहाल करने की कोशिश की गई है। किसान भाइयों की जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की कोशिश की गई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट करने की कोशिश की गई है। उसके अलावा सोशली रेलिवेंट स्कीमें, सामाजिक स्कीमों पे पैसा लगाया गया है। लोगों के घर में गैस के चूल्हे पहुंचाने, लोगों को कंफर्ट देने, जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको कंफर्ट देने की, उनको नेसेसिटीज देने की कोशिश की गई है। पीएम मोदी ने 2015 में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया था। स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा की थी। बनारस को टोक्यो और देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर तैयार करने की महत्वाकांक्षी योजना पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च भी किए, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी सरकार के आखिरी बजट का विश्लेषण आप देख रहे हैं। मोदी सरकार के इस बजट से हर वर्ग, हर तबके के इंसान को उम्मीद है। ऐसे में बनारस के गंगा घाट पर हमारे संवाददाता संतोष ओझा ने महिलाओं की चौपाल सजाई। आइए आपको दिखाते हैं आने वाले बजट को लेकर महिलाओं के मन की बात।
हर बार की तरह इस बार भी बजट आएगा, लोगों को उम्मीद होगी, कुछ लोग खुश होंगे तो कुछ लोग नाराज होंगे। लेकिन यदि हम दूसरी ओर बात करें तो वो महिलाएं जिन्हें हम वित्त मंत्री भी घर का कहते हैं और गृह मंत्री भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि बिना इनके घर नहीं चलती, उनका क्या विचार है, उनका क्या नजरिया है, उनको जानने के लिए हम अच्छी घाट पे जुटे हैं। ये वो महिलाएं हैं जो समाज में अपनी एक पहचान बना के रखी हैं, अपने काम से, अपने उन आदर्शों से, उन वसूलों से जिनसे समाज का सरोकार होता है, समाज से लोग जुड़ते हैं। आइए हम इनसे ही जानने का प्रयास ये करते हैं कि आखिर इस बजट में, या ऐसे कह लें कि इस चुनावी बजट में इनकी क्या चाह है, इनको किचन के लिए क्या चाहिए, पतिदेव के लिए क्या चाहिए, बच्चे के शिक्षा के लिए क्या चाहिए और लोगों के लिए क्या चाहिए। मैम, बजट आ रहा है जी, हर साल की तरह इस बार भी बजट होगा जी, नेचुरली जी। क्या चाहिए आपको? सबसे पहले तो देखिए अटैक हमारे किचन पे होना चाहिए। मोदी जी की तरफ से हम चाहते हैं कि किचन, जब तक कि लेडीज का क्या होता है, मेन आधा समय उसी में बीत जाता है। जब वहां पर हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो हम आगे की कैसे सोच सकते हैं। हमारा बजट किचन से ही शुरू होता है। लेडीज का बजट कहाँ से शुरू होता है? किचन से। हम चाहते हैं हमारे मसालों पे, दालों पे, हमारे इन सब पे हमारे मोदी जी थोड़ा सा उस पे ध्यान दें और हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें। मैम, सबसे आप यहाँ पे एक्टिव पर्सन है, क्या लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार को बजट बनाते समय ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिससे इन्फ्लेशन कम हो। जो हम पा रहे हैं, जो हमारा रुपया है, उसकी वैल्यू उतनी बनी रहे, उसकी वैल्यू ना कम हो। हम देखते हैं कि सरकार ऐसी पॉलिसी अपनाती है, फ्री में सब्सिडी देती है, न्यूनतम आय वालों को, अभी राहुल गांधी जी ने घोषणा की है कि न्यूनतम बेसिक आय मिलेगी सबको। तो ये जो फ्री में जो योजनाएं बनाती है सरकार, उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन ना बढ़े, हमारे रुपए की वैल्यू इतनी रहे, जो हमारा बजट है जितना हम पा रहे हैं हम उसी में अपने काम को अच्छी प्रकार से कर सकें, इस तरह की नीति बनाए। आपको महंगाई नहीं चाहिए? हमको महंगाई नहीं चाहिए। मैम, क्या कहेंगे? किचन, हस्बैंड का जेब या फिर बच्चों की कैरियर? किचन तो महिलाओं के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में रहता है। किचन के साथ साथ हमारा मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जैसे रात में जो देर रात से महिलाएं काम करके आती हैं, तो उनकी सुरक्षा पे कुछ काम होना चाहिए। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कुछ अलग वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। क्या कहेंगी आप? मैं तो बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत मतलब जागरूक होना चाहती हूँ, क्योंकि अगर बजट सही रहेगा तो बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी। जो आए दिन मतलब किताबें बदल दी जाती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी पॉकेट नहीं अलाउ करती, वो सोचने लग जाते हैं कैसे कैसे करते हैं। जब हमारे देश की शिक्षा अच्छी होगी, उसमें बजट नॉर्मल होगा, जो सब कर सके, तो उससे हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ेगा। मैम, मैं सबसे आपको एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, आए दिन लोगों को टैक्स बड़ा सताता है, क्या लगता है टैक्स में? इनकम टैक्स लिमिट तो बढ़ानी ही चाहिए, वो तो नेसेसरी है। प्लस महिलाओं के लिए गैस का दाम कम करना चाहिए। महिलाओं को मिलने वाले लोन की प्रोसेस को इजी बनाना चाहिए, जिससे उन्हें रोजगार का अवसर बढ़ सके। और सुरक्षा की जहाँ तक बात है, इसके लिए तो सरकार के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होना होगा, तभी हमारी सुरक्षा हो सकती है। बेटा, आप पढ़ती हो? जी, स्कॉलर। क्या लगता है शिक्षा में आपको क्या चाहिए बजट में? बजट शिक्षा मेनली एक गर्ल्स चाइल्ड के लिए अलग से ही उनको एक जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा बजट सरकार को देना चाहिए। दूसरी ओर जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट है, उसको रोकने के लिए श्री जैसी योजनाएं 2013 में सरकार ने लॉन्च की है, तो इसमें बहुत ज्यादा फंडिंग करने की जरूरत है, तभी जाके वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट होता है उसको रोका जा सकता है। और एजुकेशन पे तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बजट सरकार को देना ही चाहिए, क्योंकि एजुकेशन या बहुत सारे फील्ड में, सारे फील्ड में ही एक जो इंडिफरेंस है, युवाओं का विशेष ध्यान देना चाहिए। जी, ये कहा जाए तो रोजगार के लिए, रोजगार के लिए। मैम, टैक्स एक बड़ा प्रॉब्लम। बिल्कुल।
तो क्या मुझे लगता है कि टैक्स में जो उसकी सीमा है वो तो डेफिनेटली इस बार उनको बढ़ानी चाहिए। पिछले हर बार हम हर बजट आता है उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ टैक्स की जो सीमा है वो बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ी है। लेकिन इस बार क्योंकि हमारा एक तो ये इंटरिम बजट आना है और तो इसमें पूरी हम उम्मीद करते हैं कि टैक्स की जो सीमा है वो 2.5 लाख से जो हम महिलाओं के लिए और सबके लिए वो सीमा जरूर इस बार बढ़नी चाहिए। और साथ ही मैं 1-2 चीजें और कहना चाहूंगी कि हम शिक्षा की जहां तक बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बजट में महिलाओं की शिक्षा के लिए और खासतौर से जॉब के लिए कुछ जो है विशेष उनके रोजगार मतलब उपलब्ध कराने के लिए कुछ विशेष जो है सरकार को एक पैकेज लेकर के आना चाहिए। क्या लगता है आपको सुरक्षा के लिए भी बजट? देखिए, मोदी जी का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये स्लोगन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस वर्ड को अगर आप डिस्क्राइब करते हैं तो जब से गर्भवती से लेके लड़की बच्चे जन्म लेती हैं और वो जब पढ़ती हैं तो उस दूरी में जितनी चीजें आती हैं, उसका स्वास्थ्य हो गया, सुरक्षा हो गया, शिक्षा हो गया और उनके स्वावलंबन बनने तक, उनको एक अच्छे जगह पे जाने तक, वो हर क्षेत्र को उसमें एक बजट होना चाहिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, चल वापस लौटते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी आवंटन बढ़ेगा। पीएम कृषि सिंचाई योजना का बजट भी इस बार बढ़ने वाला है। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का भी बजट बढ़ेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का विस्तार किया जाएगा इस अंतरिम बजट में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बड़ी खबर यह है कि इस अंतरिम बजट में कृषि सेक्टर पर जोर रहने वाला है। और सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। आतिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिर, जिस तरीके से माहौल है, मौजूदा वक्त है, जो सियासत इस वक्त किसानों पर केंद्रित हुई है, उसको देखकर तो यह तय है कि इस बार के अंतरिम बजट में कृषि सेक्टर पर सरकार का जोर रहने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह से विपक्ष ने कोशिश की है कि सरकार पे दबाव बनाए किसानों के मुद्दे पर, चाहे वो 3 राज्यों में चुनाव जीतकर कांग्रेस का किसानों को ऋण माफी का मुद्दा हो या किसानों से जुड़े और मुद्दे हो, उसको लेकर सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश की है विपक्ष ने। और क्योंकि ये अंतरिम बजट रहेगा और चुनाव से कुछ महीने पहले है, तो इस वजह से सरकार ने किसानों को खास ध्यान रखते हुए कृषि जो दिशा की ओर काफी ध्यान दिया है। जितनी भी इसकी स्कीम्स हैं उसमें हर एक में वृद्धि का एक जो बजट एस्टीमेट और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स है उसमें उसका प्रावधान दिया गया है। ये हमारी बातचीत जो विशेषज्ञों से और अपने सूत्रों से हुई, इनसे मालूम पड़ा है ये जो स्कीम्स जो आपने बताई हैं सभी में वृद्धि होने वाली है। कम से कम 10% से ज्यादा वृद्धि होने वाली है, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या फिर प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान हो। इस तरह की जितनी भी स्कीम्स हैं जो कि किसानों से कृषि से जुड़ी हैं उसमें वृद्धि का प्रावधान किया जाएगा। और आतिर लगातार ये मांग उठती रही है विपक्ष की ओर से। राहुल गांधी कहते रहे कि किसानों की कर्ज माफी हो, तो सरकार इस तरीके से जो अलग अलग स्कीम्स हैं उनमें बजट का आवंटन बढ़ाकर ये भी सरकार दिखाना चाहती है कि वो किस तरीके से किसानों के लिए बड़े लेवल पर जाकर सोच रही है, क्योंकि कर्ज माफी एक सॉल्यूशन नहीं है। लगातार ये बात सरकार की ओर से कहा जाता रहा है, तो एक पूर्ण कंप्लीट सॉल्यूशन की ओर सरकार बढ़ना चाहती है। बिल्कुल, क्योंकि हाल ही में कुछ इस तरह की शिकायत आई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान नाखुश थे उनकी नाराजगी को भी दूर करने का एक प्रयास रहेगा। और उत्तर प्रदेश क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, उसका भी खास ध्यान रखना है सरकार को, और उसके चलते इस तरह की स्कीम्स जो है उसमें प्रावधान किया गया। हर साल कृषि के दिशा में कुछ प्रावधान किया जाता है, वृद्धि होती है, लेकिन इस साल 10% से कहीं ज्यादा प्रावधान किया गया है, बढ़ोतरी की गई है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आते हमारे साथ जुड़े हुए थे न्यूज़रूम से। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, बड़ी खबर ये कि अंतरिम बजट में सरकार कृषि सेक्टर पर जोर देने वाली है। अलग अलग जो स्कीम्स है किसानों को लेकर, उनमें बजट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। वक्त ब्रेक का।